डेमोक्रेटिक पार्टी के असहयोग और आलोचना से लिंकन को दुख हुआ। उन्हें भरोसा नहीं था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अनुभवी नेता संकट की इस घड़ी में देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला देंगे। हम्म, लिंकन निराश हो गए। 29 अगस्त की रात को उन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात चहलकदमी करते रहे। उनकी पत्नी उनसे आराम करने का आग्रह कर रही थी, लेकिन लिंकन का एक ही जवाब था, जब मेरा देश चल रहा है तो मुझे सुख की नींद कहाँ आ सकती है। मैं नहीं जानता था कि राजनीति पुरुष को इतना नीचे तक गिरा सकता है। राष्ट्र सेवा की शपथ लेने वाले नेता इस प्रकार से देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। उस रात लिंकन बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे कि यदि मैंने तन मन से और पूरी निष्ठा से राष्ट्र की सेवा की है, यदि मैं अपनी जगह पर सत्य हूँ, तो हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी मदद कर। अमेरिका की संघीय सेनाओं की जीत हो और अमेरिकी संघ बरकरार रहे। सितंबर माह लिंकन के लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ। युद्ध क्षेत्र से आशाजनक खबरें आने लगी। उत्तरी सेना ने कई महत्वपूर्ण ठिकानों को जीत लिया था। 4 सितंबर 1864 को सरमन का संदेश मिला कि अब अटलांटा हमारा हो गया है। इसी दिन एक दूसरा संदेश भी मिला कि मोबिल पर भी संघीय सेना का ध्वज फहरा दिया गया है। लिंकन इन खबरों से बेहद खुश हुए। खुश होकर इस दिन को लिंकन ने धन्यवाद दिवस कहा। बाद में इसे मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब चुनाव गरमाने लगा था। पासा पलट चुका था। हवा रिपब्लिकन के पक्ष में बहती जा रही थी। यद्यपि लिंकन के पास पर्याप्त आधार था कि वे गृह युद्ध का बहाना बनाकर राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक ओर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। वह इस कार्यकाल को जबरन बढ़वाना नहीं चाहते थे। तो दूसरे विरोधियों को अनर्गल आरोप लगाने के मौके मिल जाते हैं। लोगों का झुकाव लिंकन की ओर बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर महीने में काले लोगों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में एक काले वकील जॉन रॉब ने कहा, इस समय देश में केवल दो ही पार्टियां हैं। एक लिंकन की पार्टी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता व लोकतंत्र है, और दूसरी बैकलिन की पार्टी, जिसका उद्देश्य कालों को देश से निकाला या फिर गुलामी है। आखिरकार चुनाव संपन्न हुआ। परिणाम घोषित हुआ। लिंकन को 55% और मैकलिन को 45% वोट मिले। लिंकन विजयी घोषित कर दिए गए। गृह युद्ध से त्रस्त होने के बाद भी जनता ने देश के प्रति उचित निर्णय लिया। लोग बधाई देने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। बधाई देने वालों की भीड़ को संबोधित करते हुए लिंकन ने कहा, परंतु विद्रोह जारी है और चुनाव समाप्त हो चुका है। तब क्या यह सबका कर्तव्य नहीं है कि वे लोग हमसे हाथ मिला लें और देश की रक्षा के लिए मिल जाए। अपनी ओर से मैंने हमेशा कोशिश की है और करता रहूंगा कि देश की एकता के रास्ते में कोई बाधा न आने पाए। कहते हैं जीत के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष लिंकन ने वह तय किया हुआ कागज निकाला, जिसमें मंत्रियों ने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए थे। उस प्रस्ताव को सबके सामने पढ़ा गया। लिखा था, पिछले कई दिनों से और आज भी यह संभावना बन रही है कि यह मंत्रिमंडल फिर से नहीं चुना जाएगा। तब मेरा कर्तव्य होगा कि नए चुने हुए राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार से सहयोग करूं कि चुनाव और पदग्रहण के बीच के समय में गणराज्य अक्षुण्ण रहे, क्योंकि वह राष्ट्रपति ऐसे आधारों पर चुना जाएगा कि वह गणराज्य की रक्षा नहीं कर सकेगा।
लिंकन ने इस खुशी के मौके पर खुलकर समझाया कि यदि मैकलिन चुनाव जीत जाते तो मैं उनके साथ जाता और कहता कि जनरल, इस चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और देशवासियों पर मेरे बजाय आपका प्रभाव अधिक है। लिंकन की जीत के संबंध में इमर्सन ने लिखा था कि इतिहास में शायद ही पहले कभी जनमत की वेदी पर इतना भयंकर दांव लगाया गया हो। मेरा ख्याल है कि शायद कभी नहीं। दोबारा राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के कारण लिंकन ने 5 मार्च 1865 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कहते हैं कि उस समय वाशिंगटन में कई दिनों से भयंकर बरसात हो रही थी। सड़कों पर पानी और कीचड़ उफन रहा था। शपथ ग्रहण के बाद लिंकन जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, वैसे ही सूर्य की किरणें निकलकर पृथ्वी पर चमकीला इंद्रधनुष बनाने लगी। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना और कहा कि बरसात के बादलों की भांति अब समस्याएं छट जाएंगी और शीघ्र ही नया सवेरा आने वाला है। दोबारा शपथ ग्रहण के अवसर पर लिंकन ने बड़ा ही स्पष्ट और मार्मिक भाषण दिया। लिंकन ने कहा, मेरे साथी देशवासियों, राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेने के अवसर पर किसी लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं है, जितना पहली बार जरूरी था। गृह युद्ध लेकर सभी बातों में सार्वजनिक जानकारी देने की आवश्यकता रही है। अब भी हमारी शक्ति इसी में लगी है कि प्रत्येक अमेरिकी का ध्यान इसी में लगा है। हम्म, अब 4 वर्ष तक युद्ध में लिप्त रहने के बाद नया कुछ भी बताने को नहीं रह गया है। हमारी सेनाओं की प्रगति जितना मुझे ज्ञात है, उतना ही जनता को भी मालूम है। भविष्य के लिए बड़ी आशाएं हैं, लेकिन अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जब मैंने इसी स्थान पर पहली बार शपथ ली थी, तब कहा था कि कैसे भी हो बिना युद्ध किए गणराज्य को बचा लिया जाए। परंतु विद्रोही गणराज्य को नष्ट करने पर तुले हुए थे। बात बात पर गणराज्य को भंग करने की धमकी देकर देश को बांटना चाहते थे। यद्यपि दोनों पक्ष युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु एक एक पक्ष राष्ट्र को जीवित रखने के बजाय युद्ध की धमकी दे रहा था, जबकि दूसरे पक्ष ने राष्ट्र को नष्ट होने से बचाने के लिए युद्ध स्वीकार कर लिया था और युद्ध शुरू हो गया। विद्रोहियों का युद्ध करने का एक ही मकसद था कि वे दासों पर कब्जा बनाए रखें और इन दासों को बहुमूल्य संपत्ति के रूप में उपयोग करें, भले ही इनके लिए देश के टुकड़े हो जाएं। जबकि सरकार यह नहीं चाहती थी। कोई भी पक्ष कोई भी पक्ष यह आशा नहीं करता था कि युद्ध का विस्तार इतना व्यापक हो जाएगा और उसकी अवधि इतनी लंबी हो जाएगी। दोनों पक्ष चाहते थे कि विजय जल्दी मिले और वह विजय करुणापूर्ण हो। दोनों पक्ष एक ही बाइबिल पढ़ते हैं और दोनों एक ही भगवान से प्रार्थना करके एक दूसरे के विरुद्ध मदद करते हैं। यह कितना यह कितना अजीब है कि एक पक्ष न्यायी परमात्मा से मांगे कि वह दूसरे की गाढ़ी कमाई की रोटी छीन ले। अब परमात्मा कैसे न्याय करे? दोनों ही प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, क्योंकि परमात्मा का अपना उद्देश्य है, उसकी अपनी व्यवस्था है। कहते हैं कि किसी प्रकार उसके स्वयं के अपराधों के लिए ही गाज गिरती है। हम यदि मान लें कि अमेरिका में दास प्रथा इन्हीं
अपराधों की श्रेणी में है, जो भगवान की इच्छा के कारण है, लेकिन समय पूरा हो जाने के कारण भगवान अब इसे हटाना चाहता है। इसी कारण उत्तर और दक्षिण भयंकर युद्ध की आंख में झोंक दिए गए हैं, क्योंकि पाप भी हम ही लोगों ने किए हैं। लगता है कि ईश्वर की इच्छा है कि जब तक दासों द्वारा 250 सालों के कठोर परिश्रम से जमा की गई हराम की संपत्ति का ढेर भस्म नहीं हो जाता, और जब तक कोड़ों की मार से निकले हुए एक एक बूंद खून की कीमत तलवार से निकले हुए खून से चुकाई नहीं जाती, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। भगवान का न्याय सच्चा, पवित्र और पूर्ण है। किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, सभी के प्रति उदारता रखते हुए भगवान के दिखाए हुए सत्य पर दृढ़ता के साथ जो काम हमारे हाथों में है उसे समाप्त करें। देश के घावों पर पट्टी बांधे, युद्ध में काम आए लोगों की विधवाओं और उनके बच्चों की चिंता करें, और हम वह सब कुछ करें जिससे न्यायपूर्ण और स्थायी शांति आए। इसके बाद लिंकन ने अपना भाषण समाप्त किया। कहते हैं कि इस भाषण ने सुनने वालों को अंदर तक झकझोर दिया। लिंकन की हत्या 14 अप्रैल 1865 का दिन था। उस रोज पवित्र दिन गुड फ्राइडे था। अब तक लिंकन की सेना को अधिकांश जगहों पर फतह मिल चुकी थी। सवेरे सवेरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। रेल दुर्घटना में शेवार्ड को चोट लग गई थी, अतः वह बैठक में नहीं आए थे। अपने बिस्तर पर थे। ग्रांट बैठक में थे। अभी तक सरमन की सेना का कोई समाचार नहीं आया था। ग्रांट यह समाचार पाने के लिए अधीर थे। वैसे लिंकन खुश थे, क्योंकि सवेरे ही उन्होंने अपने पुत्र रॉबर्ट लिंकन से सेना से अनुभव सुने थे। उन्हें लगता था कि उनका पुत्र एक योग्य सेना नायक हो गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिंकन ने ग्रांट और मंत्रियों को बताया कि सरमन की ओर से किसी भी समय शुभ समाचार आ सकता है। साथियों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं, समाचार शुभ हो ही होगा। लिंकन ने बताया, यह बात मैं जानता हूं, क्योंकि कल मैंने एक स्वप्न देखा जिसे मैं पहले भी कई बार देख चुका हूं। स्वप्न यह है कि मैं एक विलक्षण अवर्णनीय विमान पर बैठा हूं। वह विमान मुझे बड़ी तेजी के साथ अंधकार और अस्पष्ट देश की ओर ले जा रहा है। इस प्रकार का स्वप्न है इस प्रकार का स्वप्न मैं हमेशा विजय के एक दिन पहले देखता हूँ। एंटीडम, मर, फ्रीब्रो, गैटिसबर्ग और ब्रिक्सवर्ग की विजय से पूर्व भी मैंने इसी प्रकार के स्वप्न देखे थे। लिंकन लगातार अपनी बात पर जोर देते रहे, लेकिन मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य चुप रहे, क्योंकि उन्हें लिंकन के स्वप्न में अशुभ दिखाई दे रहा था।